जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एहसादी कोचिंग एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन और जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के विस्तृत जीवों का अध्ययन करने के लिए जूलॉजी आता है। बॉटनी बॉटनी मतलब होता है पादपों का यानी पौधों का अध्ययन करने के लिए। पोलियोबायोलॉजी यानी जीवाश्म की जीवों यानी जंतु और पादप की जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए। इकोलॉजी सजीव पर उनके चारों ओर पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए जेनेटिक्स। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न कार्यों तथा विभिन्न कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन करने के लिए फिजियोलॉजी आता है। शरीर के अंदर जो विभिन्न अंग हैं वो कैसे कार्य करते हैं इनके अध्ययन करने के लिए फिजियोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा निर्माण मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन करने के लिए पेडोलॉजी। जीरोंटोलॉजी इसके अंदर आता है मनुष्य के वृद्धावस्था, काल प्रभावसन, सामाजिक, संज्ञात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही बहुत जाता है कि वृद्धावस्था के लिए संबंधित होता है। मनुष्य के वृद्धावस्था काल में उसके अध्ययन करने के लिए आता है जीरोंटोलॉजी। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इथोलॉजी आता है। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए बायोनिक्स का प्रयोग किया है। बायोनिक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बायोनोमिक्स जीवधारियों व उनके वातावरण का अध्ययन करने। बायोनोमिक्स दोनों में अंतर है। बायोनिक्स जैविक जगत के जीवों सिद्धांतों का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण। बायोमिक्स का मतलब है जीवधारियों के उनके वातावरण यानी यहाँ क्या एटमॉस्फेयर आ जाएगा, शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। आगे हम आते हैं मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करने के लिए। मायोलॉजी का मतलब है मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करने के लिए मायोलॉजी का अध्ययन आता है। मैमोलॉजी स्तन जंतुओं का अध्ययन करने के लिए। बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित है। बायोनॉमी। बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। फिनोलॉजी मनुष्य के मस्तिष्क भागों को क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए फिनोलॉजी आता है। एथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित होता है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकण का अध्ययन करने के लिए। ऑर्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारा, कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करने के लिए। टेरेंडोलॉजी शरीर के विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करने के लिए आता है। टेरोटोलॉजी शरीर में विभिन्न प्रकार की जो आगे हम आते हैं कंड्रोलॉजी उपास्थि का अध्ययन करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी अस्थियों का अध्ययन करने के लिए। अगला आता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का मतलब है अस्थियों का अध्ययन करने के लिए। सेरोलॉजी दुधर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए। हीमेटोलॉजी दुधर का अध्ययन करने के लिए। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने के लिए। लिथियोट्रिप्सी एक चिकित्सक प्रक्रिया जिसके द्वारा किरणों की सहायता से गुर्दे पित्ताशय की जो पथरी होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए आता है। पैथोलॉजी रोगों को प्रकृति लक्षण व कारकों का अध्ययन करने के लिए। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन करने के लिए। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन करने के लिए। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन करने के लिए होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन करने के। भाई बहुत पूछा जाता है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का इसी के लिए पूछ लिया गया था कि मिर्मेकोलॉजी किसके अध्ययन के लिए? चींटियों का अध्ययन करने के लिए। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करने के लिए। मैलेकोलॉजी मोलस्का उनके खोलों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है,
इथियोलॉजी मत्स्य की संरचना कायकी का अध्ययन करने के लिए। सेपोटोलॉजी सर्पों का अध्ययन करने के लिए। हाइपोटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का अध्ययन करने के लिए। आंथियोनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करने के लिए आता है आंथियोनोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा उनके रोगों का अध्ययन करने के लिए आता है। ट्रॉफोलॉजी पोषण व पोषण विधियों का अध्ययन करने के लिए। टेट्रोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करने के लिए आता है। प्रमुख शब्दावलियां संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर। एपीकल्चर देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एपीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसल के परागण के लिए मधुमक्खी का पालन आता है। एवीकल्चर पक्षी पालन आता है। दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। एपी एवी एक्वाकल्चर जलीय जीवों का अध्ययन करने के लिए आता है। एल्गा कल्चर एक प्रकार का जिसके द्वारा शैवालों को कृषि के लिए जो शैवाल होते हैं कृषि वाले शैवाल उनका अध्ययन किया जाता है इसके तहत। पिसीलॉजी मत्स्य पालन के लिए आता है। एग्रोकल्चर फसल संवर्धन पशुपालन और कृषि संबंधित विज्ञान है ये। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए कीटों का। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पॉन्जी कल्चर स्पर्म के आता है। फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए आएगा। ओल्डीकल्चर सब्जियों के लिए आएगा। अर्बोरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों का कृषि में अध्ययन आता है। हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों मसालों देखो तीनों है फूल फल सब्जी मसाला। मसाला पूजो तब भी हॉर्टिकल्चर आएगा। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करने के लिए। एग्रोलॉजी फसलों की खेती। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। ऑस्टियोकल्चर व्यापार हेतु सर्पों का अध्ययन। कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन व संरक्षण है। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर है। मेरीकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मोदीकल्चर सरसूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर मृदा विहीन पादपों का अध्ययन करने के लिए ये आया था। आपका वीडियो का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। मृदा विहीन पादपों का अध्ययन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन। वेजीकल्चर सब्जी पौधों की कृषि मुख्यतः जड़ और फसलों आदि का कार्य के अध्ययन करने के लिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हैं जो पीसीएस में आए हुए हैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं। जंतु विज्ञान जीवित व मृत जीवों का दोनों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के। और जंतु विज्ञान क्या जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन करने के लिए आता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनका वो मिलाना है आपको तो इसका 20 सही हो जाएगा। एक का तीसरा पक्षी आंथियोनोलॉजी ठीक है। वंशागति आता है जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी जीवाश्म है। पोलियो बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं फूलों का अध्ययन करने के लिए एंथ्रोलॉजी आएगा ठीक है। कीटों का अध्ययन करने के लिए आता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन करने के लिए हम आपको तो बता चुके हैं वही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति आदि का अध्ययन करने के लिए ज्ञान को मशीनरी जगत के प्रयोग करने के लिए अध्ययन कहा जाता है बायोनिक्स। कौन सा विषय जनसंख्या व मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? वो करता है जननकीय। क्या करता है? जननकीय। पैलियो वनस्पति का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है ठीक है। जीवाश्म जो कि इसमें नहीं दिया तो टी सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों में वैज्ञानिक विवरण में तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोनोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का पालन करते हैं एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं? पिसीकल्चर नहीं। लाख का कीड़ा। पिसीकल्चर मछली पालन के लिए होता है ठीक है। एपीकल्चर सरसों उत्पादन के लिए है। सेरीकल्चर सिल्क के। हार्टिकल्चर फूलों के लिए। निम्नलिखित में से देखो दिया गया है 11 नंबर
एक क्वेश्चन इधर देखेंगे तो एक क्वेश्चन उधर देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से 11 के बाद 14 आएगा सीधे। सुमेलित कौन सा नहीं, सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर। देखो बागवानी कृषि के लिए आता है, एक पद्धति है जिसके लिए फलों की अध्ययन करने के लिए पोमोलॉजी, सब्जियों का अध्ययन करने के लिए आता है और ओलेरियो कल्चर आता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर नहीं आता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित होता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की एग्रोनोलॉजी, फलों की पोमोलॉजी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन आता है, ठीक है। लिफोलॉजी भाषा की संरचना विकास, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, आइकोनोलॉजी चित्रकला का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश में समायोजन विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। अंगूर सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन करने के लिए, जो सब्जी के काम आते हैं पौधे, उनके अध्ययन करने के लिए आता है आपका ओलिविकल्चर। कीट संवर्धन क्या है, कीटों के वृद्धि को रोकने का विज्ञान होता है कीट संवर्धन, ठीक है। वृद्धावस्था व काल विभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। वर्मीकल्चर में प्रमुख वर्म है तो अर्थवर्म है। जीर्ण वृद्धि की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जेरोंटोलॉजी आ जाएगा। जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिक और विचरण। पैडोलॉजी मिट्टी आ जाएगा, संबंधित है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाएगा अस्थियों का अध्ययन करने के लिए आएगा, अस्थियों का अध्ययन करने के लिए ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान के शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी का। किसका, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्पों के विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्पेटोलॉजी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल है, इसका बी हो जाएगा। साइकोलॉजी फीमेल है, बाकी सब मेल खाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, देखो बिल्कुल सही है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक हमारा आता है जैव विकास, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम तो जबकि इसमें दिया लैमार्क बात की पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जोलॉजिक। पहला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है, ठीक है। तो इसमें जो क्रम की बात आएगी तो इओसीन, मायोसीन, प्लेयोसीन, प्लास्टोसीन, हेलियोसीन। तो जो क्रम कालक्रम है सबसे पुराना है, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, इस तरीके से कौन कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इओसीन ई आएगा, माँ आएगा, पी आएगा, पी आएगा, इओसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लास्टोसीन, हेलियोसीन। आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वह जीवित जीव जब जीवित जीव पैदा हुए तो पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदला। इसमें से देखना पड़ेगा क्वेश्चन पहले नीचे जाके। 2 नंबर है, कौन सी गैस प्राचीन है, आदम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, तो ऑक्सीजन पहले नहीं थी। क्या नहीं थी, ऑक्सीजन। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर 100 साल में उत्क्रमित हुआ है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। पृथ्वी पर 400 मिलियन वर्षों से अधिक बनी थी तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। और इसका चौथा क्वेश्चन आता है, जब जीव पैदा हुए थे तो पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को कैसे बदला। तो पहला इसका सही हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर 100 साल में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है जब पृथ्वी का विकास देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पृथ्वी के देखो ऑक्सीजन तब थी ही नहीं, बात ही खत्म है, ठीक है। 51% का कोई मतलब ही नहीं है, बता ही चुके हैं भैया आपको हम। तीसरा क्वेश्चन है सही हो जाएगा, जब जीवित जीव पैदा हुए थे तो पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल बदल रहा था। हुआ था क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब विकास हुआ, कुछ देखो इस तरीके से हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का विकास
कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ जीव पैदा हुए, तो जो जीव उत्पन्न हुए तो उन्होंने क्या किया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाला, तो ऑक्सीजन जब धीरे धीरे वायुमंडल में आई तभी जीवों का विकास स्टार्ट हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गार हुआ था, तो भाई साहब इसका देखो इतने जीरो मिला लो, ठीक है, इतने वर्ष से पूर्व विकास हुआ था। 3 3 6 3 9, यानी 2 के बाद 9 जीरो लगा लो, वर्ष पूर्व जीव का विकास हुआ था, ठीक है। नीले हरे शैवाल, इनका विकास हुआ था क्या था कि समुद्र के अंदर कुछ शैवाल हुए, शैवालों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन को बाहर निकाला। जैसे किसी ग्रह पे देख लीजिएगा कि जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वहाँ पे पानी हो, और पानी में कुछ सारे जीव ऐसे हो जाएं, ठीक है, शैवाल टाइप के, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करें, कार्बन को और ऑक्सीजन को बाहर निकालें। तीसरा क्वेश्चन देखो हो चुका है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल सबसे पुराने जीव हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये डार्विन ने लिखी है। विकास के उत्पादन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डेविस ने किया है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ये आधारित है सभी पर, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्विजिशन एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। 11वां क्वेश्चन हमारा आता है, इनको मिलान करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। चलो यहाँ मिलान कर लेते हैं। 8वां देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत, ठीक। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। देखो विकासवाद डार्विन का है, जैव विकास लैमार्क का है। अगर जैव विकास की बात करेंगे तो लैमार्क आएंगे, और विकासवाद की बात करेंगे तो डार्विन आएगा। उत्पादन सिद्धांत ह्यूगो डेविस का है। एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टाइटल की है। ऑपेरन अवधारणा जैकब और मॉडर्न की है। विकास का प्रमुख कारण है प्रकृतिवाद विकास का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति उत्पन्न करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो उत्परिवर्तन है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लेप होने को स्पष्ट किया गया। अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग किए जाने का। देखो सांप में क्या हुआ कि सांप में जो अंगों का लोप हुआ उन्होंने उस अंग का यूज़ नहीं किया, इसके कारण वो धीरे धीरे करके वो अंग विलुप्त हो गए, ठीक है। तो लैमार्क के अनुसार ये हुआ था ऐसा, ठीक। अगला देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं क्रो-मैग्नन मानव है, ठीक। कौन है, क्रो-मैग्नन मानव। शब्द डेवनिसोर कभी कभी समाचार पत्रों में मिलता है, इसका मतलब होता है आदिम मानव प्रजाति, ठीक। जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन है विविधता का कारण। आर्कियोप्टेरिस जुरासिक काल की सर्व पुरातन पक्षी है जो विलुप्त हो गया है। डायनासोर रहे हैं, तो मीसोजोनिक काल में डायनासोर रहे हैं। आर्कियोप्टेरिस किस वर्ग के प्राणियों के बीच की कड़ी है, तो सरीसृप पक्षियों के बीच की कड़ी है। माइथल पूर्वज हाथी के हैं। डायनासोर थे मेसोजोनिक सरीसृप। वानिकी आता है। कैरोलिन लिनियस को जीव जंतुओं के नामकरण है द्विपद नामकरण एक नई पद्धति चलाई थी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है इनको, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जंतुओं को जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए जीवों को अधिकतम संख्या कीटों की पाई गई। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा गया, तो बैक्टीरिया को आपने कंपाउंड दूरबीन से देखा था। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता पाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आर गलत हो जाएगा, तो सी हो जाएगा हमारा।
सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके लिए सही है ये फूल देने वाली व फूल लेने वाली वनस्पतियों की सीमा रेखा पर हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है माइक्रोप्लाज्मा है। गर्म दुधिर वाले जीवों जंतु हुए होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अमीबा विभंजक द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, सभी एक कोश की जीवों में लैंगिक विधियों से जनन होता है, तो इसका भी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोल कृमि में कोई प्रसंस्करण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, ये एक नंबर गलत हो जाएगा। सभी एंडोडर्म सजीव रजक होते हैं। अस्थिल मछलियों में वातावरण आमतौर पर विद्यमान होता है। उपास्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवों में एक रक्त नहीं होता परंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन क्या करते हैं? सांस लेते हैं। कौन सी मछली नहीं है? तो स्टारफिश मछली नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तो वह जीवाणु कवक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से एक वास्तविक मीन मछली है, तो कैटफिश है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? व्हेल है। निम्नलिखित में से वास्तविक रूप से मछली है, तो समुद्री घोड़ा। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी प्राणी है व्हेल। कौन सी मछली है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा हमारी मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा दांत वाली व्हेल विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेल सबसे विशालतम होती है। निम्नलिखित में से स्तनपायी होती है, तो व्हेल होती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0 होती हैं। कौन सा पक्षी नहीं है? देखो पक्षी नहीं है, गोल्डन मैसी पक्षी नहीं है। कौन सा अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना अंडे देता है, बच्चे नहीं देता सीधे। निम्नलिखित में से स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना ऐसा है स्तनधारी जो अंडे देता है। उड़ने वाली स्तनपायी है, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। ठीक है, उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में बिल्कुल नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। एम्फीबिया बताता है जहाँ जल थल स्थल में रहने वाले जीव रह सकें उनको बोलते हैं एम्फीबिया। जल थल दोनों में रहने वाले जीव हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कुछ समय हम देखते हैं। स्तनधारी समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह क्या है? स्तनधारी हैं। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। डॉल्फिन में वर्गीकृत किए गए हैं, तो डॉल्फिन को स्तनधारी माना गया। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है बिल्कुल, कोल्ड ब्लड होता है। सील क्या है? सील भैया स्तनधारी है। देख लो इधर साइड 27 नंबर स्तनपायी है। मेढक में कार्यांतरण में आँख छोटी होती है। ठीक है, घड़ियाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं गंगा नदी में। निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होते हैं? तो डिगो होते हैं। प्राय भालू जो गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह होते हैं रीछ। क्या होते हैं? रीछ होते हैं वो। नृशंस प्राणी है आक्टक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता? कुत्ता। देखो जो चिंपैंजी है, तोता है, डॉल्फिन है, ये बहुत जल्दी इंसानों की भाषाओं को समझ लेते हैं। कुत्ता इतनी जल्दी नहीं सफलतापूर्वक भाषा को नहीं सीख सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन आता है किस मनुष्य के सभी वानर गुणों को पृथक करता है? कौन सा गुण ऐसा है तो पृथक करता है? तो इसका सही हो जाएगा ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। 34 नंबर है कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जाहक शैल चूसक दरअसल, तो इसमें हो जाएगा डी नंबर सही। कौन हो जाएगा? डी। अलाउ तीसरा हो जाएंगे सही इसके। ठीक है, जाहक और वेदसल्क जीव बच्चों द्वारा पकड़े जाने की संभावना कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर
अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। 38 नंबर है, कौन सा गुण मनुष्य को सभी जानवर मतलब बता चुके हैं उसको जानने की इच्छा होती है। ठीक है, कौन सा एक कपी नहीं है, तो ग्लैगून नहीं है। पित्ताशय नहीं होता है। अधिकतर रीढ़ हड्डियों वाले पशुओं में पित्ताशय होता है, परंतु चूहा ऊँट इनके अपवाद होते हैं। ठीक है, चूहा ऊँट दोनों दिए तो कोई नहीं सही होगा। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं। मानव सदस्य के लघुतम कपी गिब्बन होता है। पांडा भी उसी कुल का है, किसका, भालू कुल का है पांडा। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती, तो हिरण के कुल में नीलगाय आती है। जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता, मेढक में। त्रिकोणीय हृदय पाया जाता उभयचरों में। भाई साहब 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, कथनों पर विचार करना है 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर, 1 का 3। एशियाई जंगली गधा इक्कस ओमिकस। बारहसिंगा का दूसरा हो जाएगा रूसवर्स दुआउलेसी। चिंकारा का हो जाएगा गजेला। नीलगाय का हो जाएगा, पहले से ही हो जाएगा नीलगाय का, बोसला फस। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है, तो वही जैविक मूल का कौन सा है, मूंगा। मूंगा का ऐसा जैविक मूल का है। ठीक है, सही सुमेलित करना है 48 नंबर में। इसको देखते हैं। पंखहीन कीट रजत मीबाम है। उड़न रहित पक्षी कीवी है। आवाज सरीसृप सर्प है। पुष्पनहीन पक्षी मत्स्य है। सबसे बड़ा आकदोस्की कौन है, स्क्विड है। कीव है। कीव एक उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य 3 जीवों वर्ग से नहीं अलग वर्ग का नहीं है, तो भाई केकड़ा नहीं। बिच्छू, बथुरी, मकड़ी, एक ही केकड़ा अलग है। ठीक है, बिच्छू, मकड़ी, बथुरी एरेकनेडा वर्ग के हैं। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुटकुटों की। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, भाई साहब मकड़ी कीट नहीं है। किट और माइक वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को स्वेट चींटी कहते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि इसमें 8 टांगें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, मकड़ी नहीं है। जुगनू होता है, कीट होता है जुगनू। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोसामर रेशम। गोसामर एक परजीवी पर दूसरे परजीवी पर आश्रित होने को कहते हैं उपर परजीविता। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। कोशिका में किस जीव का सफेद रक्त होता है, तो भाई तिलचट्टा का सफेद रक्त होता है। रेशम कीट किस पर पनपता है, तो सहसूत की पत्तियों पर। लाल रक्त कणिकाएं कणिका विहीन जंतु है केचुआ। एक कीट के मनुष्य के सही से निकला स्राव लाख होता है, भाई लाख से निकलता है कीट। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातांग में। कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही हो जाएंगे इसमें। फीता कृमि उभयलिंगी, गोल कृमि अलग अलग लिंग के होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है। 43 नंबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस ग्रुप के जंतु दांतीचर होते हैं, चमगादड़, मच्छर और उल्लू दांतीचर होते हैं। कौन सा जीव अपरहारी होता है, तो भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी और कास्टायूडा। किसका मस्तिष्क अपने शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, चींटी ऐसा करती है। जब चींटियां काटती हैं तो अंतः प्रक्षेपित होते हैं, फॉर्मिक एसिड निकलता है। कौन सा जीव निस्पंद
भोजी होता है, यानी फिल्टर फीडर होता है, इसको कहा जाता है सांप को। किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती है चींटी को। किसको? चींटी को। पहला सही हो जाएगा आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम यहीं तक देखते हैं। डेली सेशन स्टार्ट है आपका, और उसे बिल्कुल भी छोड़िए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद साथियों।